हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, जिसका नाम है अनुलोम और प्रतिलोम समान अनुपात। समान अनुपात का अर्थ है कि कोई दो अनुपात समान है। उदाहरणार्थ जैसे 20/3 2/3 एक समान अनुपात में है, जिसे 20:30 समान अनुपात 2:3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ पे 20:3 समान है 2:3 के, इस प्रकार पढ़ा जाता है। यहाँ 20 एवं 3 चरम पद है, जबकि 3 एवं 2 क्या है, मध्य पद है। समान अनुपात में हम सामान्यतः यहाँ पे आप चिन्ह देख पा रहे हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि समान अनुपात में चरम पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के समान होता है। जैसे कि देख सकते हैं आप 20x3 30x2 आपको 60 ही मिलेगा। चरम पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल से। नाउ अनुलोम समान अनुपात यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। दो राशियां अनुलोम समान अनुपात में कही जाती हैं यदि उनमें से एक राशि में वृद्धि अथवा और कमी करने से उससे संबंधित दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि अथवा कमी होती है। जैसे कि जितनी अधिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक उनका मूल्य होगा, जितनी अधिक दूरी होगी उसे तय करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। निम्न तालिका को ध्यान से देखिए। अगर पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हैं 4 पुस्तक के लिए 48 रुपए, 5 पुस्तक के लिए 60 रुपए, 6 पुस्तक के लिए 72 रुपए। ऐसे ही वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे प्राइस में भी वृद्धि हो रही थी, और जैसे ही पुस्तकों में कमी हुई उसके मूल्य में भी कमी हो गई। हम देखते हैं कि यदि पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होती है तो अनुपात में उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। जब पुस्तकों की संख्या में कमी होती है तो उसी अनुपात में उनके मूल्य में भी क्या होती है, कमी होती है। आइए अब हम पुस्तकों की संख्या x द्वारा चिन्हित और मूल्य जो कि y द्वारा चिन्हित से विभाजित करते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 4/48 को विभाजित करेंगे तो हमें 1/12 मिल रहा है। 5/60 को विभाजित करेंगे तो भी 1/12 मिल रहा है। 6/72 को करेंगे तब भी 1/12। उसी तरीके से जैसे जैसे आप विभाजित करेंगे, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो x/y है उसका जो भी हमें संख्या दे रही है वो 1/12 है। यानी प्रत्येक स्थिति में हमें 1/12 ही मिल रहा है x/y करने पर, अर्थात x एवं y अनुलोम समान अनुपात में है। ये किसमें है बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। माना x/y = k एक नियत मान है, जहां k को विचरण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विचरण नियतांक। इससे हमें यह पता चलता है कि x = ky होता है और y = x/k प्राप्त होता है, जो कि दर्शाता है कि x y के सापेक्ष k गुना विचरण दर्शाता है और y और x के सापेक्ष 1/k गुना विचरण दर्शाता है। यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं इसका मतलब कि दो राशियां अगर हमारे पास हो, कौन कौन सी, x और y, अनुलोम समान अनुपात में कही जाती है। कब, यदि वह एक साथ इस प्रकार से वृद्धि या कमी दर्शाती है कि उनका अनुपात समान बना रहे तथा वह सदैव क्या रहे बच्चों, धनात्मक रहे। जैसे कि उदाहरण 1 देखिए, जांच कीजिए कि a एवं b अनुलोम समान अनुपात में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखिए a और b आपको दोनों दे रखा है, ठीक है। अब a की अनुपात आप b से निकालेंगे, b क्या यहाँ पे भी सेम ही करेंगे। जब आप इन सबका अनुपात निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, ये भी 1/3 देगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। सबको काटने पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 1/3 ही प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि a/b = k। k क्या है, कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं कि यद्यपि a एवं b का मान बढ़ रहा है परंतु उनका अनुपात नियत अर्थात 1:3 रहता है, अतः a एवं b अनुलोम अनुपात में है। उदाहरण 2 देखिए बच्चों, अगर एक रेलगाड़ी 5/4 घंटे में 95 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल एक समान है तो 266 किलोमीटर की यात्रा के लिए अभिष्ट समय ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली बच्चों हमें पता है कि 5/4 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 75 मिनट मिलता है ना। तो 75 मिनट में वो क्या कर रही है, गाड़ी 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ अनुलोम अनुपात है, क्योंकि आप कह सकते हो डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, 95:75 है। 95 दूरी और 75 समय। ऐसे ही आपको दूरी दे दी है 266, समय आपको पता करना है जिसको आपने x माना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 95, अभी आपने पढ़ा था कि चरम पद की गुणा और मध्य पद की गुणा बराबर होता है। तो 95 × x
और 266 गुना 75 आपस में बराबर है। अब 95 भाग में चला जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 210। क्या कितना मिलेगा? 210। यानी समय जो लगता है वो लगता है 210 मिनट। अब आप इसे घंटे में बदल सकते हैं, जो कि आएगा आपका 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, चलिए 266 किलोमीटर की दूरी को वो 3 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। उदाहरण 3 देखिए, यदि 30 मीटर कपड़े का मूल्य आपको दे रखा है तो 679 में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है? तो बच्चों माना 679 रुपए में x मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। यहाँ अनुलोम अनुपात समान अनुपात की स्थिति है। क्यों? जितना आप ज्यादा कपड़ा खरीदोगे उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो अगर रुपए में मूल्यों का अनुपात कपड़े का मीटर में अनुपात, चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करा है हमने। हमें पता है कि 1455 रुपए का हमने क्या खरीदा है? कपड़ा। ठीक है, और वहीं पर हम दूसरी बार में 679 रुपए में कपड़ा खरीद रहे हैं, तो इन दोनों का अनुपात। वहीं पर कपड़ा 1455 में हमने 30 मीटर कपड़ा खरीदा और 679 रुपए में हमने x मीटर कपड़ा खरीदा, जो अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर 1555 की गुना x से करेंगे चरम पद, और मध्य पद क्या है बच्चों? 679 की गुना आप 30 से करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, 679 गुना 30 बट्टे में कितना हो जाएगा? 1455। अब हम इसे जब काटेंगे तो काटने पे आपको पता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 15 दूनी 30 है ना, और यहाँ पे 59 कितना हो जाएगा बताइए बच्चों? 135, 10 जाएगा उधर तो 15 7 15 7 105। ठीक है, यहाँ पर 15 2 30, 59 35, 10 बचेगा, 15 7 105। अब अगेन बच्चों ध्यान से देखिए, जो 97 है वो इसे कितनी बार में काटता है बताइए? 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। अब बचा आपका 7 गुना 2 यानी 14 आपका आंसर आया है। आप देख भी सकते हैं, यानी आपने इतने रुपए में 14 मीटर कपड़े खरीदे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े, उदाहरण 4 देखिए, एक कार ड्राइवर 200 किलोमीटर की यात्रा का किराया 250 रुपए लेता है, 300 रुपए में वह कितना यात्रा करेगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर 200 रुपए में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों? 250 रुपए में 200 किलोमीटर की यात्रा का किराया 250 रुपए लगता है, यानी 250 रुपए में वो 200 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब वहीं पर अगर वो 300 रुपए देता है, कितना रुपए बच्चों? तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो बताइए। तो 250 का अनुपात 300 से और 200 का अनुपात x से, हम यहाँ क्या मान लेंगे? x मान लेंगे कि 300 रुपए में उसने x किलोमीटर कवर करा है। अब x की गुना 250 से और 300 की गुना 200 से। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये जो 250 है ये इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां से हटकर अब इसे सॉल्व कीजिए, x का मान देखिए 240 किलोमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5, एक 16 मीटर ऊंचा वृक्ष 10 मीटर की छाया का निर्माण करता है। 16 मीटर ऊंचा जो वृक्ष है वो 10 मीटर जो ये है छाया का निर्माण करता है। ठीक है, 16 मीटर वृक्ष। वहीं पर उस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो समान परिस्थितियों में 20 मीटर की, कितने मीटर की? 20 मीटर की छाया को प्रदान करता है। ये किसका है बच्चों? वृक्ष की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हम मानते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई x मीटर है। कितनी है? x। तो हम कह सकते हैं कि इस 16 का अनुपात h से और समान अनुपात में है किससे? 10 अनुपात 20 में, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 16 की गुना कीजिए आप 20 से और 10 की गुना कीजिए x से, आपका आंसर आएगा 32 मीटर का वो वृक्ष था जो कि 20 मीटर की छाया का निर्माण कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 6 देखिए क्या बोला है। यदि 6 मजदूरों की 15 दिन की मजदूरी कितने रुपए है? 2100 रुपए। 9 मजदूरों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या बोला है कि 6 मजदूरों ने काम किया, कितने दिन? 15 दिन। ठीक है, और मजदूरी मिली है 2100 रुपए। ठीक है, यहाँ देखिए 6 मजदूर और कितने दिन काम करा है? 15 दिन काम करा है और कितने रुपए मिले हैं उन्हें? 2100 रुपए। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या कहता है कि हमारे पास 9 मजदूर हैं और उन्होंने 12 दिन काम करा है। कितने दिन? 12 दिन। तो उन्हें कितना वेतन मिलेगा?
तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना अभी मजदूरी x है, हमने कितना माना x है। अब 6 मजदूरों की अगर 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपए है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी 2100 बट्टे 15, और वहीं पर एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, फिर से 6 से भाग कर देंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी इतने रुपए है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एक मजदूर की 12 दिन की मजदूरी कितनी होगी, 12 से गुना करना है ना। अब जब इसे 12 से गुना करेंगे तो एक मजदूर की 12 दिन की मजदूरी आ जाएगी। फिर हम इसे दोबारा 9 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि इस बार हम 9 मजदूरों की 12 दिन की मजदूरी निकाल रहे हैं, और गुना करने पे आपका आंसर आएगा 2520। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से करिएगा, एक्सरसाइज में इसके बेस पे जरूर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या बोला है इसमें, यदि x एवं y प्रत्यक्ष विचरण दर्शाते हैं तो निम्नांकित तालिकाओं को पूर्ण कीजिए। तो देखिए x बटे y, यहाँ पर ये कितना दे रहा है 1/4, है ना, 1/4 आ रहा है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि 48 को किससे भाग किया, क्या 8 मिला, 6 से, इसको भी 6 से भाग कीजिए, कितना मिलेगा 2। देन यहाँ पे देखिए 2 8 की किससे गुना करेगी, 32 मिला, 4 से, इसकी दोबारा से 4 से गुना कीजिए, आया 8। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से 8 की किससे गुना करेगी, 16 मिला, 2 से, इसकी 2 से गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा 64। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, यदि 7 संतरों का मूल्य 40 रुपए है तो 35 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों पहले आप एक संतरे का मूल्य निकाल लेंगे 40/7, फिर उसे 35 से गुना कर देंगे। जैसे कि देखिए अगर हमें 7 संतरों का मूल्य पता है, कितना है बच्चों बताइए, 40 रुपए, कितने रुपए, 40 रुपए, और वहीं पर हमें 35 संतरों का मूल्य निकालना है। तो माना x मूल्य है, कितना मूल्य है, x मूल्य, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना होगा बताइए बच्चों, 40/7, 40/7, और वहीं पर 35 संतरों का मूल्य निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, एक संतरे के मूल्य को जो कि 40/7 है उसे 35 से गुना कर देंगे, जो कि आएगा आपका 120 रुपए। कितने रुपए, 120 रुपए आपका फाइनल आंसर आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे क्या करना है अब आपको, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 57 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है, ये सेम उदाहरण जैसा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको इतने रुपए में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, तो ये उदाहरण आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों। टोटली आपके उदाहरण के बेसिस पे ही है। जैसे देखो मैंने मजदूरों वाला बताया था, 12 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी दी गई है, तो पहले आपको एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी निकालनी है, फिर आपको 17 मजदूरों की 6 दिन की मजदूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रतिलोम समानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन, निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। यहाँ पर वाहन की चाल जितनी अधिक होगी वह यात्रा उतनी ही कम समय में पूरी होगी। अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप कम समय में पहुंच जाओगे। मजदूरों की संख्या जितनी अधिक होगी किसी कार्य को वे उतने ही कम समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। उपयुक्त उदाहरणों में आप देखते हैं कि जब एक राशि में वृद्धि होती है तो उससे संबंधित दूसरी राशि में कमी हो जाती है। इसी प्रकार को हम विचरण प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, विचरण प्रतिलोम समानुपात। इस प्रकार में हम कह सकते हैं कि दो राशियां प्रतिलोम समानुपात में कही जाती है यदि किसी एक राशि में वृद्धि अथवा कमी करने पर उससे संबंधित दूसरी राशि उसी अनुपात में क्रमशः कमी और अथवा वृद्धि हो जाती है। यानी इनवर्स होता है, बढ़ा रहे हैं तो कम होना, कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। निम्नांकित तालिका को देखिए जिसमें मजदूरों की संख्या तथा दिनों की संख्या जिसमें वह कार्य को पूरा कर सकते हैं दर्शाया गया है। मजदूरों की संख्या 10 थी तो दिन की संख्या भी बढ़ गई। मजदूरों की संख्या हमने बढ़ा दी तो दिन की संख्या कम हुई, फिर हमने और बढ़ाई तो और कम दिन लगे। पर जैसे हमने मजदूरों में कमी करना स्टार्ट करी, दिनों में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो दिन कम लग रहे थे, और वहीं पर जैसे ही हमने मजदूरों की संख्या को घटाया तो कार्य को पूरा करने में उससे ज्यादा दिन लगने लगे। आइए अब हम मजदूरों की संख्या x से निरूपित तथा दिनों की संख्या y से निरूपित की गुणा करते हैं। जब आप
गुना करेंगे x गुना y, तो आप देखेंगे आपको हर जगह हर बार सेम ही उत्तर मिल रहा है, सेम संख्या मिल रही है। जब एक जैसा समान मान मिल रहा है x और y को गुणा करने पर, तो हम कह सकते हैं x और y से तथा y और x से प्रतिलोम समान अनुपात दर्शा रहा है। इस प्रकार दो राशियां x और y प्रतिलोम समान अनुपात में कही जाती है यदि उनके मध्य x y इज इक्वल टू के संबंध पाया जाता है, जहां के क्या है, एक नियतांक होता है। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इसमें तालिका में ज्ञात कीजिए कि x एवं y प्रतिलोम समान अनुपात में है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हम कैसे पता करेंगे, पहले इनकी गुना करेंगे, इनकी गुना करेंगे, इनकी गुना करेंगे, इनकी गुना करेंगे। अगर समान मान आ रहा है तो मतलब ये क्या है, समान अनुपात में है। 15 की 30 से गुणा करी, 10 की 45 से गुना करी, 6 की 75 से, 9 की 90 से, तो हमें 450 प्राप्त हो रहा है, यानी ये आपस में समान अनुपात में है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 8, एक सेना की छावनी में 600 सिपाहियों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। यदि छावनी में 300 सिपाही और आ जाएं तो भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली 600 लोगों के बीच में 30 दिन खाना चल रहा था, जब 300 और ऐड हुए तो 900 हो गए। अब 900 लोगों के बीच में और कितने दिन खाना चलेगा। तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि 600 का अनुपात 900 से और 30 का अनुपात x से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 की गुणा 30 से कर देंगे, 900 की गुणा x से कर देंगे, और x को यही जोड़कर 900 को भाग कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा। और अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा बताइए बच्चों, 20 दिन। अब जो खाना है जो 30 दिन चल रहा था वो अब 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम साइकिल द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से अपने स्कूल जाता है। उसको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा, 20 मिनट। तो बेसिकली आपको दो चीजें बताई यहाँ पर, स्कूल पहुंचने में उसे 20 मिनट लग रहा है अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। यदि वह अपने स्कूल 10 मिनट में पहुंचना चाहता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, कम समय यानी ज्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी हम मान रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चला रहा है, जब वो 10 मिनट में पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं चाल का अनुपात लगे समय का प्रतिलोम अनुपात, है ना। तो 15 का अनुपात हम x से निकालेंगे, 15 का अनुपात x से, और वहीं पर 10 का अनुपात 20 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले 10 मिनट अनुपात 20 मिनट, 15 उसकी स्पीड थी पहले, और अब कितनी स्पीड है हमें फाइंड आउट करना है। तो 15 गुना 20, ठीक है, और x की गुना 10 से करेंगे, और x को यही रहने देना है, और 20 किस में चला जाएगा, भाग में। जब 20 भाग में जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने एक गलती कर दी बच्चों, 15 गुना 20 और यहाँ पे 10 होगा, माय बैड, दैट इज 10। ओके, ये भी कितना होगा, 10। ठीक है, अब ये शून्य से शून्य कटेगा तो कितना आएगा x का मान बच्चों, 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसे चलना होगा, तभी वो 10 मिनट में स्कूल पहुंच पाएगा। नेक्स्ट देखिए उदाहरण क्या बोला है बच्चों, 12 आदमी अथवा 15 औरतें किसी फसल की बुवाई 14 दिनों में करते हैं। कितने आदमी और औरत है, 12 आदमी और 15 औरत, और कितने दिन लग रहे हैं, 14 दिन। अब यदि 7 आदमी और 5 औरत इसी फसल की बुवाई करे तो कितने दिनों में काम करेंगे। सबसे पहले लोग कम हो गए हैं, समय ज्यादा लगेगा। तो 12 आदमी और 15 औरतें, तो आप कह सकते हो कि एक आदमी बराबर किसके हुए, 15/12 औरतें। क्यों, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया, एक आदमी कर दिया और 12 को हम भाग में ले गए। ठीक है, अब वहीं पर बच्चों आपको पता है कि अगर एक आदमी बराबर है 15/12 औरतें, तो 7 आदमी कितने के बराबर होगा, 7 से गुना कर दीजिए, 105/12 औरतें। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर 7 आदमी और 5 औरतें हैं, तो बेसिकली 7 आदमी 105/12 के बराबर है, और 5 औरतें यानी 5 इसमें आप ऐड कर देंगे तो यानी 165/12 औरतें। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15 औरतें फसल को 14 दिनों में बोती हैं। कितने दिनों में, 14 दिनों में। तो एक औरत उस फसल को बोने में कितना दिन लेगी, यहाँ हम भाग नहीं करेंगे, यहाँ हम गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर औरतें ज्यादा थी तो दिन कम लग रहे थे, औरतें कम हुई तो दिन ज्यादा लगेगा। ज्यादा कब आएगा, गुना करने पे। तो 15 गुना 14, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक औरत ने कितने दिन लिए, यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 210 दिन। ठीक है, चलिए 15 चौक 60, 6 हासिल, 15 एकम 15 और 210 दिन। क्लियर। अब बच्चों देखिए क्या हुआ,
हमने क्या पूछा है कि 7 आदमी और 5 औरतें कितना समय ले रही है। 7 आदमी 5 औरतें किसके बराबर है, 165/12। तो 165/12 औरतें फसल को बोएंगी कैसे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये जो संख्या है 210 को 12/165 यानी उसके रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, व्युत्क्रम से उसके गुणा कर देंगे। और जब हम उसके व्युत्क्रम से उसके गुणा करेंगे यानी 12/165 से, तो इसको सॉल्व करने पे 15 दिन 3/11 दिन आपका उत्तर आएगा। यानी इसी प्रकार से अगर 7 आदमी और 5 औरतें हैं तो उसको 15 दिन 3/11 दिन का समय लगता है उन फसलों को बोने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, यदि x और y अप्रत्यक्ष विचरण दर्शाते हैं तो निम्नांकित तालिकाओं को पूर्ण करें। आई होप आप कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, इनको गुणा करने पे आपको मिलेगा 40, तो 10 की गुणा किससे करेंगे, 40 मिलेगा 4 से। 10 की गुणा किससे करेंगे, 40, तो 4 मिलेगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। ये क्वेश्चंस काफी इजी है बच्चों, आप इन्हें कर पाएंगे। 12 आदमी किसी तालाब को 8 दिनों में खोदते हैं, इसी तालाब को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे। तो बच्चों इसमें भी आपको क्या करना है, आप को एक हिंट देते हैं, 12 आदमी थे तो 8 दिन लग रहा था। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, दिन कम हुए हैं, दिन कम हुए तो मजदूर ज्यादा लगेंगे। क्लियर हुआ, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन और समझा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति के पास इतना चारा है कि 20 पशुओं को 6 दिनों तक वो खिला सकता है। ठीक है, अब 10 पशु और आ जाते हैं, तो देखिए उसके पास इतना चारा था कि 20 पशुओं को 6 दिन में खिला रहा था। जब 10 पशु और आ गए तो कितने हो गए, 30। तो उस चारे को कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो चारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई आउट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या बोला है बच्चों, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। पिछले खंड में हमने पढ़ा कि मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिया जाने वाला समय एक दूसरे के कैसे है, अप्रत्यक्ष वितरण। यानी एक समय बढ़ेगा तो यहाँ पर मजदूरों की, अगर मजदूरों की संख्या हम कम करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। समय एवं कार्य पर आधारित समस्याएं सामान्यतः अनुलोम एवं प्रतिलोम समान अनुपात पर आधारित होती हैं। अधिक मजदूर होंगे तो अधिक कार्य करेंगे, अनुलोम समान अनुपात में। पर अधिक मजदूर होंगे तो कम समय भी लगेगा, जो कि प्रतिलोम समान अनुपात में है। तो बेसिकली, किंतु उन स्थितियों में जिनमें किन्हीं 2 मजदूरों की कार्य करने की दर में भिन्नता हो, हमें कार्य करने की दर को किसी इकाई समय जैसे 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट इत्यादि में ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, रमेश 48 मेजों को 6 घंटे में पॉलिश कर सकता है, जबकि श्याम इन्हीं 8 घंटों में पॉलिश करता है। इन्हें ही कितने घंटों में, तो देखिए मेजे तो 48 ही है, बट ये रमेश 6 घंटे ले रहा है और श्याम 8 घंटे। तो हम क्या कहेंगे, इसका अर्थ है कि रमेश 1 घंटे में 1/6 भाग तथा श्याम 1 घंटे में 1/8 भाग समाप्त कर सकता है ना। अब भाई लोगों के क्या होती है, एक दर होती है काम को कंप्लीट करने की, स्पीड होती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, राजू किसी कार्य को 24 दिनों में तथा अंकित उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को शुरू करें तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, कार्य को पूरा करने में राजू जो समय लेता है वो लेता है 24 दिन का। राजू कितने दिन का समय लेता है, 24 दिन का। तो एक दिन में वो 1/24 का, एक दिन में वो कितना कार्य पूरा कर रहा है, 1/24। वहीं पर अंकित द्वारा किया गया कार्य 30 दिन लग रहा है और एक दिन में वो पूरा करता है 1/30। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों राजू और अंकित द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24 प्लस 1/30 है और इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिल रहा है 3/20। वहीं पर कार्य को पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चों, देखिए 20/30 दिन या 6 दिन 2/3 दिन। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यदि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो वह उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने लिए गए समय यहाँ अपनी उन दोनों को जोड़ा जो कि एक दिन में किया गया कार्य था, फिर उसका व्युत्क्रम करके हमने बता दिया कि कितना समय उसको लगेगा, यानी 6 दिन 2/3 दिन। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 12 क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को कितना समय में पूरा करेगा। तो बेसिकली आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा, 1/12। अभी कैसे है बच्चों, ए और बी का मिलाकर,
ठीक है। अब ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। कितने दिन में? 24 दिन में। तो अकेला वो एक दिन में कितना पूरा करेगा? 1/24। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिले हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ ए मिला हुआ है, तो बी का निकालने के लिए आप दोनों में से ए को घटा दीजिए, यानी 1/12 में से ए को घटा दीजिए तो बी का ही तो बचेगा। तो 1/12 में से 1/24 को घटाइए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/24 आपका आंसर आएगा, जो कि बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। ठीक है, यानी हमने क्या करा, यहाँ पे a प्लस बी था, ठीक है, दोनों, और यहाँ पे a था, तो हमने a प्लस बी में से a को घटा दिया, दोनों कट गए, तो क्या बचा? सिर्फ b का कार्य बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 13 क्या बोला है बच्चों। एक नल जल टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल है जो कि टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल खुले हैं तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो आपको पता है कि टैंक को भरने, जो टैंक है उसे भरने में दिया गया समय 5 घंटे था। कितना समय? 5 घंटे लगे थे उस टैंक को भरने में। अब दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे देखिए टैंक को खाली करने में लिया गया समय 8 घंटे। ठीक है, अब प्रवेश द्वारा 1 घंटे का कार्य कितना होगा बच्चों? 1/5। जब भरा जा रहा था तो 1/5 घंटे तो लगे, है ना। अब देखिए 1 घंटे में किया गया कार्य, वहीं पर निकास द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा? 1/8। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि दोनों नल खुले हैं तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसे पता करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रवेश द्वारा और निकास द्वारा 1 घंटे का कार्य कितना होगा? निकलने में घटेगा और भरने में जुड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निकल रहा है तो घट रहा है और जुड़ रहा है तो 1/5। अब आपने इसे सॉल्व किया तो 3/40 यानी 40/3। ठीक है, 40/3 का क्या मतलब है? इसे आप बदलिए, 13 घंटे 1 मिनट आपका उत्तर आया है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब उदाहरण यहाँ पे एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, जैसे कि समीर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, वह 6 घंटे में उसी कार्य को कितना भाग पूरा करेगा? तो सबसे पहले 1 घंटे का निकालिए कि वो 1 घंटे में 1/8 भाग पूरा करेगा, है ना। अगर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितना कार्य पूरा कर रहा है? 1 घंटे में वो पूरा कर रहा है 1/8 भाग, है ना। और जब वो 6 घंटे ले रहा है, कितने घंटे? 6 घंटे, तो उसकी गुना कर दीजिए आप, 1/8 गुना 6, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखिए, जो हमने पढ़ा था, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इसी कार्य को 144 दिन में पूरा करता है, तो बी द्वारा लगाया गया समय बताइए इसी कार्य को पूरा करने में। तो ये भी एज इट इज एग्जाम्पल है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसी के बेसिस पे पहले उस उदाहरण को सॉल्व कीजिएगा, देन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है, नल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, जो जैसे हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन ट्राई आउट करने हैं। ये देखिए, एक पाइप किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है और टैंक की तली से छेद के कारण ये 6 घंटे में, जो वही छेद के कारण यह पाइप उसे 6 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर दिया जाए तो इसे छेद के कारण वह कितने समय में पूर्ण खाली हो जाएगा? तो सेम बच्चों वही एग्जांपल है, आप इसे ट्राई आउट कीजिएगा, क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। यही था अनुलोम और प्रतिलोम, समानानुपात और अनुपात के बारे में। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उदाहरण को जरूर से पहले सॉल्व कीजिए, देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।